नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप एनालिसिस का पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिटेल में देखा था ग्रुप एनालिसिस में क्या क्या होता है और कुछ एग्जांपल देखे थे। आज उन्हीं एग्जांपलों के साथ और कुछ एग्जांपल लेके आए हैं हम। और जिसका पहला एग्जाम्पल है हमारा, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है परंतु योगेश से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दो सिंबल हमें ध्यान रखने हैं। ये दो सिंबल काम आएंगे हमारे। जो बड़ा है, जिसका ज्यादा अधिक मूल्यवान है, उसकी तरफ खुला मुंह रखना है। बड़े वाले की तरफ खुला मुंह और छोटे वाले की तरफ बंद वाला मुंह, है ना। तो इसको करने का जो पहला पार्ट फर्स्ट में तरीका देखा था, भाई हमने वही करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं। राम का जो सिक्का है, किसका? राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी। राम का जो सिक्का है मोहन के सिक्के से भारी है। मोहन के सिक्के से भारी हो गया। और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है, तो रमेश भी पीछे ही आएगा। नरेश का जो सिक्का है वह राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का जो सिक्का है जो राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है नरेश का सिक्का। नरेश को लिख दिया। परंतु योगेश से हल्का है। योगेश से हल्का है तो योगेश का सिक्का इससे भारी होगा। तो योगेश का सिक्का इससे भारी हो गया। अब जो अंतिम लाइन है, ये क्या कह रहा है कि रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो हमारे यहाँ मोहन का सिक्का भारी हो रहा है और रमेश का छोटा हो रहा है। और प्रश्न में क्या लिखा है? रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो ये क्रम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मोहन की जगह का कौन आ जाएगा? रमेश। और रमेश की जगह पर कौन आ जाएगा? मोहन। अब प्रश्न को पढ़िए, सभी अच्छी तरीके से सेट है कि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है परंतु योगेश से हल्का है। और रमेश का सिक्का जो है मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। तो अब मैं पूछा है कि सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का या सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है? तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है? योगेश का। यानी सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? योगेश। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? योगेश। और सबसे गरीब पूछता कि सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब यहाँ कौन है? मोहन। सबसे गरीब अगर पूछ ले या सबसे कम मूल्य का सिक्का पूछ ले, सबसे गरीब या सबसे कम मूल्य का, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मोहन। लेकिन हमें क्या पूछा है कि सबसे अधिक मूल्यवान या सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा योगेश। एक तरीका तो ये है हमारा करने का। अब जो दूसरा एक और तरीका है वो भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं ना। प्रत्येक लाइन को लिखते जाना है, प्रत्येक लाइन को पढ़ते जाना है और जो क्लू हमें दे रखा है वो यहाँ लिखते जाना है कि राम का जो सिक्का है, पहली लाइन के लिए, राम का जो सिक्का है मोहन के सिक्के से भारी है। मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान। ठीक है, तो रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान हो गया। ये पहली लाइन जो यहां तक थी इसका काम हो गया हमारा। अब जो है नरेश, दूसरी लाइन का काम करेंगे। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान। नरेश का जो सिक्का है वह राम के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है परंतु योगेश से हल्का है। तो योगेश यहां आ गया, योगेश से हल्का है। दूसरी लाइन का काम हो गया। अब तीसरी लाइन में क्या? रमेश का जो सिक्का है, रमेश का सिक्का है मोहन के सिक्के से महंगा है। मोहन के सिक्के से महंगा है। मोहन के सिक्के से महंगा है। ये तीसरी लाइन हो गई। ये तीनों हो गए हमारे। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का किसका है। अब देखते हैं इसमें पहली लाइन में सबसे अधिक मूल्यवान किसका हो रहा है? राम का। दूसरी लाइन में सबसे मूल्यवान किसका हो रहा है? योगेश का। और तीसरी लाइन में सबसे मूल्यवान किसका हो रहा है? रमेश का। तो अब देखते हैं
सबसे मूल्यवान सिक्का पूछा है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है कि जिसकी तरफ एक भी बार ऐसा बंद वाला मुंह नहीं आया हुआ हो। सबसे अधिक मूल्यवान पूछा है तो इसमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसकी तरफ एक भी बार बंद मुंह नहीं आया हो। यहाँ राम की तरफ खुला है, लेकिन यहाँ राम की तरफ बंद फेस है, यानी राम नहीं हो सकता। यहाँ रमेश की तरफ यहाँ बंद है, यहाँ खुला है, रमेश नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा हमारा? योगेश। तो सबसे योगेश ऐसा व्यक्ति है जिसकी तरफ एक भी बार बंद मुंह नहीं आया है। तो सबसे अधिक या सबसे मूल्यवान सिक्का किसका हो गया? योगेश का। ये दोनों तरीके हैं, जैसा तरीका आपको समझ में आए आप उस प्रकार से कर सकते हैं। एक तरीका ये अभी देखा, एक तरीका हमने पहला देखा जिससे हम सीरियल बना के करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। लंबाई में ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। डी जो है लंबाई में बी से थोड़ा कम है और ए से थोड़ा लंबा है। तो बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं। इस प्रश्न में ऐसा व्यक्ति बताना है कि जिससे दो व्यक्ति तो बड़े हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं, ऐसे व्यक्ति को बताना है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। लंबाई में ए जो है बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा है। डी जो है लंबाई में बी से थोड़ा कम है, डी जो है लंबाई में बी से थोड़ा कम है परंतु ए से थोड़ा लंबा है। अब डी किस जगह आएगा चेक करते हैं। क्या कहा है हमें? डी लंबाई में बी से थोड़ा कम है, बी से थोड़ा कम है तो यहां डी यहां बी, और ए से थोड़ा लंबा है, ए से थोड़ा लंबा है। हो गया? और इसमें सी है। प्रश्न ये था, भूल गया, इसमें सी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सी सबसे बड़ा है। अब जो ये रह गया था इस जगह था ये, तो बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं। अब इसमें बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति तो छोटे हैं। अब डी देखो, डी से दो व्यक्ति छोटे हैं और दो व्यक्ति बड़े हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर तीसरा हमारा, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो सेकंड वाला जो हमने तरीका देखा था करने का, उसमें अगर सबसे बड़ा या सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे ज्यादा, अधिक के लिए पूछे तो सेकंड वाला तरीका हमारा काम आ सकता है। बाकी उलझन वाला है, हमें उलझन में नहीं पढ़ना है, हमें तो हमारा जो पहला तरीका है उसी से करेंगे। सबसे पहले हम तो बनाते हैं प्रश्न को, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। बी से जो ए है वह बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। अब कुछ आगे, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ई से डी जो है छोटा है परंतु ए से बड़ा है। अब डी जो है ए से बड़ा है, यहां हो गया, ए से बड़ा हो गया, परंतु ई से छोटा है तो ई से छोटा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? जब हम ये सेटलमेंट करते हैं छोटे बड़े का, करने के बाद प्रश्न को पूरा पढ़ना है और जो प्रश्न में कहा है वह बात अगर सही साबित होती है हमारे बनाए हुए सीक्वेंस से, तो ही हमें कंफर्म उत्तर देना है, नहीं तो वापस चेक कर लेना है। तो हमें चेक करेंगे वापस, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है।
हो गया। अब ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी जो है आयु में डी से छोटा है, सी डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सब सेट हो रहा है। तो अभी हम उत्तर दे देंगे इसका। उत्तर क्या होगा इसमें, आयु में सबसे बड़ा कौन है, ई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ई आंसर। अब दूसरा तरीका, पहली लाइन में क्या होता है, टाइम सेकंड हमारा करने का। बी से ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से परंतु सी से छोटा है, सी से छोटा है। अब दूसरा देखते हैं, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, डी से छोटा सी हो गया। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, अब सबसे अधिक या सबसे बड़ा के लिए पूछा है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसकी तरफ एक भी बार बंद मुंह नहीं आया हुआ हो। इधर पहली लाइन में सबसे बड़ा कौन हो रहा है, सी। दूसरी लाइन में सबसे बड़ा ई हो रहा है, तीसरी लाइन में सबसे बड़ा डी हो रहा है। अब देखते हैं, सी की तरफ यहां खुला फेस है लेकिन यहां बंद फेस आ गया तो सी तो नहीं हो सकता। अब ई है, ई की तरफ यहां खुला है, बंद कहीं नहीं है तो ई हो सकता है। डी जो है, डी की तरफ ये खुला फेस है और ये बंद है, यहां बंद आ गया है तो डी भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा, ई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ई। जब भी आपको सबसे बड़ा, सबसे अधिक, सबसे मूल्यवान ऐसा पूछ ले तो ये सेकंड वाला तरीका काम कर सकता है, इससे भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर चौथा हमारा, सीता, मालती, रेशमा, मेरी और कमला हिमालय क्षेत्र में एक लंबी दूरी चलने के अभियान की व्यवस्था करती है। वे हर 5 किलोमीटर के बाद अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नेतृत्व बदलने तथा प्रति 10 किलोमीटर के बाद विश्राम करने का निश्चय करती है। कमला के नेतृत्व में चलना आरंभ करके दूसरे पड़ाव के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा। यानी पहला पड़ाव मतलब पहला विश्राम कब करती है, 10 किलोमीटर के पश्चात, है ना। तो दूसरा पड़ाव पूछा है हमें, तो दूसरा पड़ाव कितने का होगा, 20 किलोमीटर का। और लिखा क्या है कि वे प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नेतृत्व बदलती है। तो इनके नाम के क्रम, सबसे पहले सीता का एस, मालती का एम, रेशमा का आर, मेरी का एम और कमला का के। ठीक है। और हमें क्या बोला है कि वह किसके नेतृत्व में चलना प्रारंभ करते हैं, कमला के नेतृत्व में चलना प्रारंभ करते हैं। तो चलाते हैं हम इनको। दूसरे पड़ाव के बाद पूछा है हमें, तो पहला पड़ाव 10 किलोमीटर का होगा। तो यहां लिखता हूं मैं सबको, ये सीता हो गई, ये मालती हो गई और ये मेरी हो गई। सीता, मालती, रेशमा, मेरी और कमला, ये पांचों हैं और कमला के नेतृत्व में चलना प्रारंभ करते हैं। अब वो 5 किलोमीटर चलेंगे तो नेतृत्व बदलेंगे, के बाद एम आता है तो पहला ये हो गया और कितने किलोमीटर चल गए, 5 किलोमीटर। उसके बाद एम से वापस एम, दोनों सेम ही है तो ये करेगी नेतृत्व, तो दूसरा ये हो गया, कितने चल गए, 5 किलोमीटर। उसके बाद कौन करेगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर आएगा, तो इसके बाद नेतृत्व कौन करेगी, ये कितने चलेंगे, 5 किलोमीटर। 5, 10, 15 किलोमीटर चल गए हैं। 20 किलोमीटर दूसरे पड़ाव के बाद पूछा है 20 किलोमीटर चलाना है। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसका 5 किलोमीटर। अब दूसरे पड़ाव तक तो ये यहां होगी, जब दूसरा पड़ाव शुरू होगा तब इनका नेतृत्व कौन कर रहा होगा, एस नाम वाला, और एस नाम वाला यहाँ कौन है, सीता। तो दूसरे पड़ाव के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा, सीता। तो आंसर, उत्तर हमारा इस प्रश्न का क्या हो गया, सीता।
यानी 20 किलोमीटर चलने के बाद जब ये उठेंगे वापस तो सीता के नेतृत्व में चलेंगे। पहला पड़ाव 10 किलोमीटर का था, दूसरा पड़ाव 20 किलोमीटर का, और प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ये अपना नेतृत्व बदलती है। तो हमने ये किया, और दूसरे पड़ाव के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा? सीता। तो एग्जाम्पल नंबर अगला है हमारा, कि मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, मैं पढ़ के यहां बता रहा हूं। 6 किताबें P, Q, R, S, T और U, 6 किताबें हैं P, Q, R, S, T और U, सभी साथ साथ रखी हैं। R, Q और T, R, Q और T नीले कवर की है। R ये भी नीले कवर की है, Q भी नीले कवर की है और T भी नीले कवर की है। R, Q, T नीले कवर की है एवं बाकी सभी लाल कवर की है। ये भी लाल है, ये भी लाल है और ये भी लाल है। ये कवर हो गए, ये किताबें हो गई। अब आगे, केवल S एवं U किताबें ही नहीं है। S और U जो किताब है ये नई है, मतलब न्यू है। बाकी सभी पुरानी है, तो सबको पुरानी कर दीजिए। ये पुरानी हो गई। ये टाइप है किताबों की, कौन सी है? नई है, पुरानी, ठीक है। और S और U जो किताबें हैं वही RPS विधि की है एवं बाकी सब गजट ईयर की है। S और U जो किताबें हैं, S और U वही किताबें RPS विधि की है। अच्छा, प्रश्न पढ़ने में मिस्टेक हुई। P, Q, R, S, T और U साथ साथ रखी है। R, Q, T तीनों नीले कवर की है एवं बाकी सभी लाल कवर की हो गई। उसके बाद S एवं U किताबें ही नहीं है, S और U किताबें ही नहीं है, बाकी सभी पुरानी है। एवं RPS जो किताबें हैं वह विधि की है। R भी विधि की है, P भी विधि की है और S भी विधि की है, और शेष सभी गजट ईयर की है। गजट ईयर और गजट ईयर, और ये भी गजट ईयर। अब इसने पूछा है कि तो कौन सी 2 पुस्तकें हैं जो पुरानी है एवं गजट ईयर की है जिनका कवर नीला है। अब कौन सी 2 पुस्तकें हैं जो पुरानी भी है और कौन सी 2 पुस्तकें हैं जो पुरानी है, गजट ईयर की है और जिनका कवर नीला है। तो नीले कवर की यहां कौन है? नीले कवर की है। क्या क्या साथ पूछा है कि जिनका कवर होना चाहिए नीला, पुस्तक होनी चाहिए गजट ईयर की, और होनी चाहिए पुरानी। ये तीनों एक साथ होने चाहिए। अब नीले कवर की कौन सी देखते हैं। नीले की ये है, नीले भी है, पुरानी भी है और गजट ईयर की भी है। तो एक तो ये हो गई। उसके बाद देखते हैं, ये नीली है, पुरानी है लेकिन विधि की है, ये नीची है। ये नीले कवर की है, पुरानी है, गजट ईयर की है, तो ये भी हो जाएगी। ये लाल कवर की हमें काम की नहीं, लाल कवर की काम की नहीं, लाल कवर की काम की नहीं। तो कौन सी 2 पुस्तकें हैं जो पुरानी है, गजट ईयर की है और जिनका कवर नीला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Q और T। तो इसका उत्तर हो गया हमारा Q और T। प्रश्न था, आप लिख सकते हैं 6 किताबें P, Q, R, S, T और U साथ साथ रखी है। R, Q, T नीले कवर की एवं बाकी लाल कवर की है। केवल S एवं U किताबें ही नई है, बाकी सभी पुरानी है। RPS विधि की है एवं शेष गजट ईयर की है।
तो कौन सी दो पुस्तकें पुरानी गजट ईयर की है जिनका कवर नीला है? ये प्रश्न था हमारा, इसका आंसर हमने सोल्व किया। तो एक और एग्जांपल है हमारा, जी बी से बड़ा है, बी एन से बड़ा है, आर इतना बड़ा नहीं है जितना बी परंतु जे से बड़ा है, एन इतना बड़ा नहीं है जितना जे है, सबसे छोटा कौन है ये याद करना है। सबसे पहले बनाते जाएंगे, जी जो है बी से बड़ा है, जी है बी से बड़ा है। अब जो है बी एन से बड़ा है, बी एन से बड़ा है तो एन से बड़ा कर दिया। अब आगे आर इतना बड़ा नहीं है जितना बी, आर इतना बड़ा नहीं है जितना बी है परंतु जे से बड़ा है, तो यहां इसको छोड़ना है। एन इतना बड़ा नहीं है जितना जे, एन इतना बड़ा नहीं है जितना जे, यानी एन जो है जे से छोटा है तो यहां जे हो जाएगा, यहां एन हो जाएगा। अब इधर आर इतना बड़ा नहीं है जितना बी, आर इतना भी बड़ा नहीं है कि जितना बी है परंतु जे से बड़ा है, जे से बड़ा है आर लेकिन बी से छोटा है, तो आर यहां बीच में आ जाएगा। तो नई जो सीरीज बनेगी हमारी, जी बी, बी आर से छोटा है लेकिन जे से बड़ा है, और एन जे से बड़ा है, तो ये जो सीरीज बनेगी नई हमारी ये बनी। अब इसमें पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? एन। सबसे छोटा कौन सा हो गया हमारा? एन। और इसका दूसरा तरीका अगर करें तो पहली लाइन बनाते हैं सबसे पहले कि जी है बी से बड़ा है, जी बी से बड़ा है। चलो आगे, बी एन से बड़ा है, बी एन से बड़ा है। आर इतना बड़ा नहीं है जितना बी है परंतु जे से बड़ा है, आर इतना बड़ा नहीं है जितना बी है परंतु एन से जे से बड़ा है, तो ये जे हो गया। अब एन इतना बड़ा नहीं है जितना जे, एन इतना बड़ा नहीं है जितना जे, यानी जे बड़ा हो गया एन से। अब सबसे छोटा कौन है, तो अब सबसे छोटा पूछा है इसमें, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसकी तरफ एक भी बार खुला मुंह आया ही नहीं। तो इसमें सबसे छोटा बी है, इसमें सबसे छोटा एन है, इसमें सबसे छोटा जे है, इसमें सबसे छोटा एन है। अब बी की तरफ यहां बंद फेस तो है लेकिन यहां खुला फेस आ गया तो बी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि बी यहां बड़ा हो गया। अब एन है, एन की तरफ इधर भी बंद है इधर भी बंद है तो एन हमारा हो सकता है। अब जे इधर छोटा है तो जे जब यहां बंद था और जे की तरफ इधर खुला फेस आ गया तो जे भी हमारा नहीं हो सकता, सबसे छोटा पूछा है ना। अब बचा कौन सा हमारे पास? बी नहीं हो सकता, जे नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? एन। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? एन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? एन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। राम श्याम से धनी है किंतु सोहन जितना नहीं, जो रमेश की अपेक्षा गरीब है तब श्याम क्या है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सोहन से धनी है या सोहन जैसा गरीब है या रमेश से गरीब है या रमेश से धनी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहां कि राम जो है श्याम से धनी है, यानी श्याम से ज्यादा पैसा है राम के पास, लेकिन सोहन जितना नहीं है तो सोहन इससे ज्यादा पैसा वाला हो गया। अब हुआ कि राम श्याम से धनी है किंतु सोहन जितना नहीं, जो इसीलिए है सोहन के लिए, जो रमेश की अपेक्षा गरीब है। रमेश की अपेक्षा कौन गरीब है? सोहन। रमेश की अपेक्षा सोहन गरीब है। किस प्रकार से? राम श्याम से धनी है, राम श्याम से धनी है लेकिन सोहन जितना नहीं है, सोहन से कम पैसा है। जो यानी सोहन रमेश की अपेक्षा गरीब है, रमेश की अपेक्षा गरीब है, रमेश के पास ज्यादा पैसा है। तब श्याम क्या है? सोहन से धनी है। श्याम के लिए पूछा है, श्याम क्या सोहन से धनी है? नहीं है। सोहन जैसा गरीब है? सोहन गरीब नहीं है। सोहन के पास श्याम से ज्यादा पैसे है लेकिन सोहन जैसा गरीब नहीं है। अब रमेश से गरीब है, रमेश से गरीब क्या श्याम रमेश से गरीब है? हाँ, रमेश के पास ज्यादा पैसे हैं, श्याम के पास कम। ये सही है। रमेश से धनी है, रमेश से धनी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा सी, यानी रमेश से गरीब है। आशा है ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। हम वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।